जी, बात हो रही थी इलास्टिसिटी की। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाए, उस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और वो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने से अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो इलास्टिक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है जी। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें जरा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। सीजेस मतलब स्टॉप्स, स्टॉप्स टू एक्ट। कहता है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीस्टोर कर ले, मतलब वापस आ जाए उसमें, एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट, जब डीफॉर्मिंग फोर्स बॉडी से हटाई जाए। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, ऊपर वाली 4 लाइनों में डेफिनेशन है इसकी। द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड deforming force. In most of the cases, the body returns to original size and shape as soon as the deforming force is removed. ठीक है जी, ये deforming force की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल आप इसकी क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप इसकी लिखेंगे, ये जो साइड पे लिखा है ना, फिगर 7.22 के साथ लिखा है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। ये लिख के इसके साथ लिखना है रीस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। इसी तरह से दूसरा लिखा है अ रॉड इज ट्विस्टेड बाय द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल, या अ स्ट्रिप इज बेंट बाय अ फोर्स। तीनों के साथ आपने अगली लाइन क्या लिखनी है कि दे रिस्टोर इट देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स स्टॉप्स टू एक्ट। ये इलास्टिसिटी की एग्जांपल है। अच्छा, इलास्टिक बॉडीज के अंदर जो है वो जब भी हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने का क्या मतलब है कि हम बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है ना, प्रेशर से मिलती जुलती है। प्रेशर में हम पढ़ते हैं द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया। अगर नॉर्मली का वर्ड आ जाता है तो फिर हम इसी डेफिनेशन को प्रेशर की डेफिनेशन के तौर पे लेते हैं। और अगर नॉर्मली वर्ड नहीं आया, यानी कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रही, वो किसी भी डायरेक्शन में अगर लग रही है, तो वो फोर्स फिर प्रेशर नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी स्ट्रेस। तो फॉर्मूला भी इसका प्रेशर वाला ही है, फोर्स ओवर एरिया। सिर्फ वर्ड एक चेंज है, यहाँ पे हमने द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया लिखा है, प्रेशर में लिखा होता है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया। ठीक है जी, ये फर्क है दोनों में, ये आपने डेफिनेशन में याद रखना है। अदरवाइज फार्मूला भी वही है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और यूनिट भी इसका देखें आप तो वो भी वही है, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इन ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, तो मतलब कि हम स्ट्रेस अगर लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में कोई चेंज आ रहा होता है। तो वो जो चेंज आ रहा है उसको अगर हम ओरिजिनल शेप, लेंथ या साइज के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं स्ट्रेन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि हम किसी बॉडी पे, जैसे ये ऊपर वाले टॉपिक में हमने देखा कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अब ये देखें, ये बॉडी स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब हमने, फर्ज करें इसकी पहले लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जैसे ही हमने स्प्रिंग को खींचा और फर्ज करें ये 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो चेंज इसकी लेंथ में आ गया 2 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ को अगर ओरिजिनल लेंथ के साथ डिवाइड कर दें, रेशियो ले लें इनकी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन एक जनरल टर्म है, इसकी आगे 3 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। वो 3 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। उसके अलावा एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन, जो कि लेंथ में चेंज आ रहा है।
स्ट्रेन की बात हो रही थी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा के तो उसके लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं, उस ओरिजिनल शेप और जो नया चेंज आया उनकी रेशो को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की एक पर्टिकुलर टाइप है कि जब लेंथ में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ करें तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो दो दो डेफिनेशन आप करेंगे, एक स्ट्रेन की, एक टेंसाइल स्ट्रेन। देखें जरा, कहता है व्हेन stress acts on a body, it may change its length, volume or shape. A ratio of such a change caused by stress with the original length, volume or shape is called strain। ठीक है जी। इसके बाद आगे टेंसाइल स्ट्रेन क्या है। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर चेंज इन लेंथ आ रहा है तो फिर उस स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन हैज नो यूनिट एज इट इज सिंपली द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज में लेंथ की लेंथ से रेशियो है, तो दोनों यूनिट कट जाते हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है जी। ये तीन डेफिनेशन, बल्कि चार डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। इलास्टिसिटी क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रेस क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रेन क्या है, और फिर टेंसाइल स्ट्रेन क्या है। इसमें स्ट्रेस का फार्मूला यूनिट के साथ याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आपने याद रखना है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखना है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हुक्स लॉ जो है, ये रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ प्रेजेंट किया। और उसने क्या कहा कि हम किसी बॉडी पे जितना स्ट्रेस लगाते हैं उस हिसाब से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, यानी कि स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपको एक स्प्रिंग हैंग हुआ नजर आ रहा है, स्प्रिंग के साथ एक वेट हमने हैंग किया है, तो जितना हम ये वेट बढ़ाते जाएंगे स्प्रिंग लंबा होता जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि स्प्रिंग हमने इसके ऊपर वेट मजीद बढ़ाया तो स्प्रिंग की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा सकेगा। तो वो जो लिमिट होती है उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। हर बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है। एक प्लास्टिक का स्केल है ना, आप उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं वो हो जाता है, और थोड़ा करते हैं हो जाता है, लेकिन मजीद बेंड करेंगे तो वो स्केल टूट जाएगा। क्यों? कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसे बेंड कर दिया। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा। अदरवाइज इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। ठीक है जी। तो हुक, रॉबर्ट हुक ने यही बात बताई, उसने जो लॉ प्रेजेंट किया उसमें उसने यही बात बताई। क्या स्टेटमेंट देखें लॉ की, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना किसी बॉडी पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के इक्वल है। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके तो हमने कांस्टेंट लगाया है। ठीक है। अब यहां से आ जाता है कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है हुक्स लॉ के लिए, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हुक्स लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ डीफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। ये हर तरह के मैटर पे लग जाता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में लगेगा, और हर उस बॉडी पे लगेगा जो डीफॉर्म हो सकती है, लेकिन विद इन द सर्टेन लिमिट्स। लिमिट का यहाँ पे याद रखना जरूरी है। This limit tells the maximum stress that can be safely applied on a body without causing permanent deformation in its length, volume or shape। कहता है ये लिमिट हमें बताती है कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई करना चाहिए ताकि बॉडी की जो शेप है वो परमानेंटली चेंज ना हो जाए।
In other words, it is a limit within which a body recovers its original length, volume or shape after deforming force is removed. कहता है ये वो लिमिट है जिसके अंदर अंदर बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम या शेप में वापस आ जाएगी जब उस पर लगने वाली फोर्स हटाएंगे. When a stress crosses this limit, called the elastic limit, a body is permanently deformed and is unable to restore its original state after the stress is removed. कहता है जब स्ट्रेस इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाएगा शेप में, और वो शेप में जो चेंज आया है वो कभी भी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे. यानी कि बॉडी में परमानेंट जो है वो चेंज आ गया. जैसे स्केल को मैंने कहा बेंड करें तो वो टूट गया एक दफा तो फिर वापस जुड़ेगा नहीं. ये ग्राफ में भी उसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. ग्राफ में अगर आप देखें, एक तरफ फोर्स है, एक तरफ एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन का मतलब है स्ट्रेन और फोर्स का मतलब है स्ट्रेस. तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है एक्सटेंशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊपर जाके देखें एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया. ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि इससे ज्यादा फोर्स लगाई आपने तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगी. इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ के अंदर एक नई चीज जो हमने पढ़ी वो है इलास्टिक लिमिट. ठीक है जी. यहां से आपने दो डेफिनेशंस करनी है. एक हुक्स लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट और फॉर्मूला, और दूसरा इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन कहां से है, इन अदर वर्ड्स के आगे से. इन अदर वर्ड्स के आगे लिखा है इट इज अ लिमिट. यहां से लेके तो आपने ये एंड तक कर लेनी है. हेडिंग भी यहाँ पे दे लें इलास्टिक लिमिट. तो टोटल बेटा अब मैंने आपको बता दी है 6 डेफिनेशन. ये आपने याद भी करनी है और लिखनी भी.